हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है उर्चित्रा और स्टडी क्विक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को मेरी वॉइस लाउड और परफेक्ट आ रही है। क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, मतलब आज लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी और आज जो क्वेश्चन आंसर है उनका भी लेवल बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं है क्या आज ऐसा। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल है, शाम को 8 बजे इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे जो आतिश कपूर हैं, मतलब हमारे जो एडमिन हैं आतिश कपूर, ऑस्कर विनिंग वोकैब क्यूज करवा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वोकैब की रिवीजन करनी है, आप अगर आप खुद से रिवीजन नहीं करते हो नहीं करते हो, तब भी आप आओ, 8 बजे आओ शाम को इस टेलीग्राम चैनल पर और एक क्यूज लगा करके जाओ। 10 मिनट का क्यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का क्यूज है। उसमें रैंक, नंबर, टाइम सब आता है और रिवीजन के लिए आप लोगों को वोकैब की पीडीएफ भी मिलती है शानदार क्वेश्चन के लेवल के साथ। ठीक है, आइए शाम को 8 बजे अभी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पीडीएफ वगैरह के लिए। और अगर आप पेड बैच में आना चाहते हैं, मतलब अगर आप आरआरबी पीओ मेंस मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो पेड बैच में लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। इंग्लिश अधिकार करके पेड बैच का नाम है। उसके अंदर हम 200 मेंस के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। 80 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, है ना। और ये पोस्टर है, 299 इसका प्राइस है। आप इंग्लिश अधिकार ले सकते हैं। इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मेंस के, जिसमें ग्रामर, रीडिंग बेस्ड मॉक, जिसमें रीडिंग बेस्ड मॉक ज्यादा है, और साथ ही साथ आपको जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो भी मिल जाएंगी। अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। आज का एडिटोरियल है द हिंदू से, मैंने आज का एडिटोरियल लिया है। आज ही के डेट का एडिटोरियल है एआई मस्ट पे। मस्ट मतलब देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। किसको? एआई को। ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वर्किंग पेपर ऑन एआई एंड कॉपीराइट इशू। तो इसका मतलब जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन है ना, जो डीपीआई है, डीपीआईटी, जो डीपीआईआईटी है, उसका एक वर्किंग पेपर आया है जिसमें एआई और कॉपीराइट को लेकर के बात हो रही है। आज हम यही हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एआई एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखते हैं क्या लेवल जा सकता है, क्या लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगों को। रात को 9 बजे इसी चैनल के ऊपर हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये डे 1 था, कल डे 2 हुआ है। बहुत तगड़े क्वेश्चंस हुए हैं। क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, कैसे देखना है। अगर आपने पढ़ रखा है, आपने इंग्लिश को कर रखा है, तब भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूर देखिएगा, रात को 9 बजे चल रही है। और एक और चीज बता देता हूँ, 13 तारीख के बाद मैं आरआरबी पीओ मींस की भी क्लास लगाऊंगा, है ना। रात को 9 बजे आरआरबी पीओ मींस की क्लास। चलो भाई चलो, वो कैब पे चलो। लो भाई वो कैब आ गई। आज थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा आज बफर वगैरह हो, क्योंकि आज यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहली वो कैब है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड हमें समझना पड़ेगा, स्ट्राइड का मतलब क्या होता है। देखो, स्ट्राइड जो होता है ये आपका नाउन भी होता है और ये आपका वर्ब भी होता है। नाउन और वर्ब दोनों में फर्क क्या है? अगर नाउन की तरह आ रहा है तो अपन कह सकते हैं इंप्रूवमेंट, है ना, प्रोग्रेस। अगर वर्ब की तरह आ रहा है तो उसका मतलब इंप्रूव करना, प्रोग्रेस करना। बस इतना सा फर्क है। तो यहां पे लिखा हुआ है स्ट्राइड्स, तो स्ट्राइड्स का मतलब क्या हो जाएगा? इंप्रूवमेंट्स, है ना, प्रोग्रेस। तो स्ट्राइड्स का मतलब होता है मेजर स्टेप्स फॉरवर्ड, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको वर्ब की तरह यूज करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा हम कोई स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं,
हम इंप्रूव कर रहे हैं। अगर नाउन की तरह यूज करूंगा तो एक अच्छी खासी प्रोग्रेस को अपन नाउन की तरह दिखाएंगे, स्ट्राइड को दिखाएंगे। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे, द कंपनी हैज मेड रिमार्केबल स्ट्राइड्स। अब देखो जो कंपनी थी, हैज मेड रिमार्केबल स्ट्राइड्स, तो रिमार्केबल जिसके पीछे ABLE आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव के बाद अगर स्ट्राइड्स आया तो नाउन ही आया होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी ने हासिल करी, बना ली बहुत अच्छी खासी स्ट्राइड्स, मतलब बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली इन एडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। एडॉप्ट करने में, एडॉप्ट मतलब अपनाने में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को, अच्छी खासी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपने अंदर अपनी कंपनी में शामिल कर ली है। अपनी कंपनी में क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर आप सिनोनिम्स पे आओगे तो प्रोग्रेस हो जाएगा, एडवांसमेंट हो जाएगा, हेडवे हो जाएगा। लीप मतलब छलांग होता है, लेकिन फिगरेटिव मीनिंग में प्रोग्रेस भी होता है। ब्रेक थ्रू आप लोग को पता ही है, प्रोग्रेस होना होता है, कुछ अचीवमेंट होता है। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए फटाफट, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चल, अगर आप एंटोनिम देखोगे तो सेटबैक हो जाएगा, है ना, रिग्रेशन हो जाएगा। एक होता है प्रोग्रेस, ये है रिग्रेस। तो रिग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? डिमोट होना, कम होना। तो रिग्रेस से एक और वोकैब याद आता है, रेलीगेट। क्या याद आता है? रेलीगेट वोकैब याद आता है। तो रेलीगेट का भी मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को डिमोट कर देना। क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत है क्या? मैसेज नहीं शो रहे आपके? आज तो मुझे दिक्कत लग ही रही है। सभी ठीक चल रहा है ना? एक बार मुझे मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए। मतलब यहां तक ठीक है? स्टैग्नेशन का मतलब कोई चीज रुक जाना, स्टैग्नेट हो जाना, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही जगह आके रुक गई है, फ्लैट हो गई है। स्लो डाउन आपको पता है, डेक्लाइन आप लोगों को पता है। रेलीगेट याद रखिएगा, रेलीगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेस इंपॉर्टेंस देना, डिमोट कर देना, है ना, लोअर रैंक पे भेज देना, तो उसको अपन रेलीगेट कहते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंप्रूवमेंट की, यहां हम बात करेंगे नीचे जाने की। ठीक है, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इटीरेटिव, क्या लिखा हुआ है? इटीरेटिव। तो इटीरेटिव का मतलब होता है कोई चीज बार बार दोहराना, किसी प्रोसेस को बार बार दोहराना, या कोई चीज बार बार दोहराना, कोई स्ट्रेटेजी बार बार दोहराना, कोई अप्रोच बार बार दोहराना, उसको इटीरेटिव कहते हैं। तो बोला जा रहा है रिपीटेटेड अगेन एंड अगेन टू इंप्रूव अ रिजल्ट, मतलब किसी भी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना ताकि रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो सके, मतलब अच्छे काम के लिए कोई चीज को रिपीट करना। तो आप कह सकते हो बार बार दोहराया जाने वाला या क्रमिक सुधार वाला, मतलब बार बार अपन उस चीज को कर रहे हैं कि यार अब रिजल्ट अच्छा आ जाए, अब रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो उसके लिए अपन इटरेटिव वोकैब का यूज करते हैं। एग्जांपल देखो, दी टीम फॉलोड एन इटरेटिव प्रोसेस, तो जो टीम है वो फॉलो कर रही थी इटरेटिव प्रोसेस टू रिफाइन दी सॉफ्टवेयर डिजाइन, मतलब उनका जो प्रोसेस है वो बार बार उसको रिपीट कर रही थी, दोहरा रही थी, जिससे कि वो और भी ज्यादा रिफाइन कर सके, और भी ज्यादा फाइन कर सके जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है उसको लेकर के। ठीक है, क्लियर? ओके। अब सिनोनिम्स देखो, रिपीटेटिव तो हो ही जाएगा, साइक्लिकल भी हो जाएगा, है ना, प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि भाई हमें उसको सही करना है। रिकर्सिव, जहां पे रिकर्सिव लग जाता है इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज बार बार हो रही है, कोई चीज बार बार हो रही है, तो रिकर्सिव एक्शन, रिकर्सिव अप्रोच, इसका मतलब बार बार वही अप्रोच, बार बार वही स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, तो रिकर्सिव हो जाएगा। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होगा? ग्रोथ होगा, कोई चीज इंप्रूव होती जा रही है, पहले से इंप्रूव होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे, चलिए। फियर्स, क्या लिखा हुआ है? फियर्स। फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स मैं आपको बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वो क्या है। देखो फियर्स इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं। आपने वेहेमेंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा, आपने इंटेंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो इंटेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज्यादा सीवियर है। अब इंटेंस पहले बहुत चलता था, फिर न्यूज़पेपर वाला वेहेमेंट ले आया। वेहेमेंट का मतलब क्या होता है? वेहेमेंट का मतलब होता है अपनी फीलिंग को स्ट्रोंगली एक्सप्रेस करना,
है ना, लाउडली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वेहेमेंट कहते हैं। अब भाई इंटेंस बहुत चला तो वेहेमेंट आ गया, वेहेमेंट भी बहुत चला तो फिर फियर्स आया। तो फियर्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक्सट्रीमली इंटेंस है, अग्रेसिव है और पावरफुल है। एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज फियर्स कंपटीशन, तो कहा जा रहा है यहां पर फियर्स कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन है, किसमें, अमंग स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के अंदर, फॉर इन्वेस्टर अटेंशन। अगर आपको इन्वेस्टर की अटेंशन चाहिए तो भाई स्टार्टअप में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, फियर्स कंपटीशन है। हम ये भी कह सकते हैं देयर वॉज फियर्स कंपटीशन अमंग बैंक एग्जाम्स। ठीक है, तो हम यहां पर फियर्स कंपटीशन लगा रहे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है भाई, तो उस वे में अपन फियर्स को यूज करते हैं। तो आप फेरोशियस भी बोल सकते हैं, फेरोशियस का मतलब ब्रूटल होता है, फेरोशियस बना फेरोसिटी से। फियर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में आप देखिए ये एडजेक्टिव है, इसके पीछे ना तो OUS लगा हुआ है, ना ही तो ABL लगा हुआ है, ना ही तो IC लगा हुआ है। आपको याद रखना है फियर्स एक एडजेक्टिव होता है, ये बात आपको दिमाग में याद रखनी है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन इंटेंस होता है, अग्रेसिव होता है, पावरफुल होता है, FUL SIVE इंटेंस, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो मतलब फियर्स एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जब फियर्स एडजेक्टिव है तो OUS लगा करके इसको भी एडजेक्टिव बनाया गया, MENT लगा करके इसको भी एडजेक्टिव बनाया गया। इंटेंस तो होता ही है, ब्रूटल तो होता ही है, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब लगातार, ठीक है, लगातार मतलब बिना रुके, बिना ब्रेक दिए, लगातार इतनी एनर्जी के साथ इतने इंटेंस वे में कोई चीज हो रही है तो उसको पर रिलेंटलेस की तरह यूज करें हैं। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइएगा दोस्तों, है क्लियर है? अच्छा, एक चीज और समझो, देखो जो फियर्स होता है ना, फियर्स, इसको आप जर्नली यूज करेंगे जैसे अपन फॉर्मिडेबल को यूज करते हैं। फॉर्मिडेबल को कैसे यूज करते हैं अपन? भयानक, भयंकर, फॉर्मिडेबल चैलेंज है, फॉर्मिडेबल कंपटीशन है, उस वे में फियर्स यूज होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप एंटोनिम में जाएंगे तो देखो माइल्ड मतलब मामूली, जेंटल, सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब क्या होता है, सप्रेस, कोई चीज दबी हुई है, सप्रेस है ना, उस वीक है, इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं है। लीनियंट मतलब लीनियंट पेश आना, नॉर्मल पेश आना, थोड़ा सा नरमी के साथ पेश आना। वीक मतलब कमजोर होता है, ये सब इसका एंटोनिम हो गए। अगर आप इसको नाउन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको पता है एडजेक्टिव से अगर नाउन बनाया जाता है तो उसके पीछे NESS लगाया जाता है। तो देखो मैंने NESS लगा करके नाउन बना दिया। ठीक है, तो फियर्सली एडवर्ब की तरह बहुत यूज होता है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है, ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट वोकैब है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, मतलब अगले हमारे वोकैब के ऊपर। अगली वोकैब आपके लिए आई है फ्रेज रिप्लेसमेंट। अब देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट बॉइल्स डाउन, बॉइल्स डाउन का मीनिंग क्या है? दो मीनिंग है, इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। देखो बॉइल्स डाउन या फिर बॉइल डाउन आप कह सकते हैं, इसको यूज दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला इसका तरीका होता है कि इसेंशियली मीन्स। इसेंशियली मीन्स का मतलब क्या है? अरे यार मेन बात ये है, अपन नहीं कहते कुल मिलाकर के मेन बात ये है। तो इसेंशियली मीन्स मतलब इसका जो इंपॉर्टेंट मतलब है वो ये है, इतनी लंबी चौड़ी बात का। तो आप कह सकते हो मुख्य रूप से सही अर्थ होना या सार रूप में, चलो इसको छोड़ो, रिड्यूस टू दी कोर पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है, बॉइल्स डाउन का मतलब क्या होता है कि भाई इतनी जो लंबी चौड़ी बात बोली ना, इसमें मेन बात या फिर इंपॉर्टेंट बात ये है, या फिर इतनी लंबी चौड़ी बात को अगर मैं छोटा करके, अगर मैं ब्रीफ करके बोलूं, एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो वो ये शब्द है, ऐसा। तो इसका मतलब जब अपन बॉइल्स डाउन का यूज करते हैं तो इसका मतलब समराइज करना भी होता है, रिड्यूस टू भी होता है, कंडेंस भी होता है, डिस्टिल्स। डिस्टिल्स का मतलब क्या है? मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना। क्या चीज? इंपॉर्टेंट चीज, एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट, है ना, एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट। अपन कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं या फिर अपन थिंग कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, डिस्टिल्स का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज निकाल लेना, इंपॉर्टेंट बात पे आ जाना। ठीक है, एनकैप्सुलेट्स, एनकैप्सुलेट का मतलब कोई भी चीज को अपन ने क्या कर लिया, इन्फर कर लिया, एनकैप्सुलेट कर लिया कि भाई इसका मीनिंग क्या है। कहीं बार आपको इन्फर नहीं, कहीं बार क्वेश्चन में एनकैप्सुलेट मिलेगा
कि ऑथर क्या एनकैप्सुलेट करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेट, डिस्टिल्स, कंडेंस। कंडेंस अगर आपको याद हो मुझे फटाफट बताओ, कंडेंस वोकैब हमने पहले पढ़ा है, इसी वीक पढ़ा है, बताओ। कंडेंस, जी हाँ कंडेंस हमने पढ़ा है। ट्रंकेट, आपको याद होगा जब हम घर शिफ्ट करते हैं दादी का ट्रंक जा नहीं रहा था तो ट्रंक को काटना पड़ा, ट्रंकेट करना पड़ा। तो अपन एक वोकैब पढ़ी हुई है ट्रंकेट करना, है ना, ट्रंकेट। तो ट्रंकेट का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, कोई भी चीज को छोटा करना, बहुत बढ़िया, यस ट्रंकेट। और इसी के साथ मैंने आपको क्या बताया था, रीट्रेंचमेंट। रीट्रेंचमेंट, रीट्रेंचमेंट भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो डिबेट बॉइल्स डाउन टू, तो जो डिबेट थी बॉइल्स डाउन टू वेदर, तो जो डिबेट थी कुल मिलाकर के वो किस पे आ गई कि भाई ये जो पॉलिसी है फाइनेंशियली सस्टेनेबल और नोट। तो वेदर के बाद और आता है, मैं चाहूं तो और नोट लगा सकता हूं, लेकिन अगर मैं और नोट नहीं लगा रहा हूं तो अंडरस्टूड है, वेदर आया है तो और नोट का सेंस आएगा ही आएगा। तो बोला जा रहा है कुल मिलाकर के जो डिबेट है, अगर मैं डिबेट जो चल रही थी, मैं अगर आकर के आपको बताऊं डिबेट यही चल रही थी कि ये फाइनेंशियल सस्टेनेबल है या नहीं है, बस ये डिबेट चल रही थी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब इधर आ जाओ एंटोनिम में। एंटोनिम में देखो और कॉम्प्लिकेट कर देना, ऑब्स्क्योर कर देना, और खींच देना, एलैबोरेट कर देना, एग्जागरेट करके बताना। एग्जागरेट मतलब जो बात है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर, फ्रेजल वर्ब की तरह यूज करेंगे। और बॉइल्स डाउन टू, याद रखना बॉइल्स डाउन टू, टू भी आता है इसके साथ, क्या आता है, टू भी आता है, क्योंकि हम बताते हैं, ये हमने समराइज कर दिया, ये ले वही है ना, हमने इसको रिड्यूस टू, रिड्यूस करके ये मेन बात है, तो टू लगता है इसके बाद, ध्यान रखना बॉइल्स डाउन टू। आगे बढ़ जाते हैं अगले वोकैब, अक्रू। देखो कितनी बार आ गया, ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के वोकैब लगा रहा हूं, ये आया है आज के एडिटोरियल में, और ये मेरे हिसाब से हम तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एडिटोरियल रोज पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आप मेरे साथ वोकैब कर रहे हैं, आपको हम क्यूज बना करके दे रहे हैं शाम को 8 बजे, मैं आपके लिए मैराथन ले आऊंगा ट्रिक्स के साथ वीकेंड पे। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि अभी मंजिल बैच 2026 भी लॉन्च होना है, फिर आरआरबी पीओ मींस का भी एग्जाम है। तो जैसे ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है, गैप मिलता है, मैं वीकेंड पे आपके लिए वोकैब की मैराथन लगा दूंगा ट्रिक्स के साथ। ठीक है, आप बस मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। एक्रू, एक्रू था, एक्रू से एक्रूड बना दिया। एक्रू का मतलब क्या था भाई, एक्रू का मतलब एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना। तो एक्यूमुलेटेड, गैदर ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ कोई चीज एक्यूमुलेट करना, गैदर करना। तो आप एक्यूमुलेटेड बोल सकते हो। एक्यूमुलेट पढ़ा था तो अमास भी पढ़ा था। एग्रीगेट मार्क्स, माउंटेड मतलब धीरे 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 जमाते जमाते बड़ी होती जा रही, कंपाउंडेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो। कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट एक्रूड स्टेडली, स्टेडली का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंटली, लगातार। तो इंटरेस्ट एक्रूड स्टेडली ऑन द सेविंग अकाउंट ओवर द ईयर। ओवर द ईयर मतलब पूरे साल, ओवर द ईयर एक ही ईयर है, और ईयर अकेला नहीं आ सकता। अगर ईयर सिंगुलर है तो अकेला नहीं आएगा, एक आर्टिकल लेकर आएगा, आर्टिकल ले आया। तो बोला जा रहा है पूरे साल भर जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे वो लगातार इकट्ठा होता जा रहा था। तो ये सिनोनिम्स। एंटोनिम देखो, डिप्लीट नीचे आ जाना, डिमिनिस्ड नीचे आ जाना, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब फैल जाना होगा, है ना, रिड्यूस नीचे आ जाना, एग्जॉस्ट खत्म हो जाना, ये सब इसका एंटोनिम होगा। यहां पर हम बढ़ने की बात करें, यहां पर हम गिरने की बात कर रहे हैं, ये एंटोनिम हो गए। आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ी। श्रूडनेस, ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि श्रूडनेस के जरिए हम और भी इंपॉर्टेंट वोकैब है जो श्रूडनेस के लिए यूज किए जाते हैं, हमारा वो रिवाइज हो जाएगा। पर श्रूडनेस का मतलब क्या होता है, चालाक, क्लेवर होता है, चालाक क्लेवर होता है श्रूडनेस का मतलब। तो श्रूडनेस का मतलब होता है शार्प जजमेंट, जिसकी जजमेंट शार्प हो, क्या होगा आगे, पहले से ही प्रोएक्टिव है बंदा, पहले से ही अपना डिसीजन बना के चल रहा है, आगे ये हो सकता है। उसके बाद एस्ट्यूट अंडरस्टैंडिंग। एस्ट्यूट का भी मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब होता है कि कोई निम्बल है। निम्बल का मतलब क्या होता है, निम्बल का मतलब क्या होता है, निम्बल का मतलब होता है कि कोई क्लेवर है, कोई वही शार्प जजमेंट वाला है, क्लेवर है, वाइज है, प्रूडेंट है।
तो उसको अपन क्या कहते हैं, एस्ट्यूट कहते हैं, एस्ट्यूट को अपन निम्बल कहते हैं, और इन दोनों को अपन क्या कह सकते हैं, सर्कमस्पेक्ट। क्या कह सकते हैं, सर्कमस्पेक्ट। तो सर्कमस्पेक्ट का भी मतलब क्या होता है, एक्ट प्रूडेंटली, वाइज तरीके से एक्ट करना। तो बस आप याद रखिएगा, एस्ट्यूट और निम्बल भी याद रखिएगा, एस्ट्यूट भी याद रखिएगा। अब आ जाइए, देखो ये तो आप लोगों को फिर भी आता था, इनको समझते। देखो एक्यूमेन भी आप लोगों को पता है, एक्यूमेन का मतलब समझदार इंसान होता है। डिसर्नमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब, डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का मतलब क्या होता है, देखो डिसर्नमेंट का मतलब होता है, डिसर्नमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी जजमेंट बहुत शार्प है, जो पहले से जज कर लेता है, मतलब पहले से एक्टिव है बंदा, जज कर लेता है, तो उसको अपन डिसर्नमेंट कहते हैं। तो डिसर्नमेंट, शार्प जजमेंट, एक ही बात है। अच्छा एक्यूटी, एक्यूटी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एस्ट्यूट था क्या, तो एस्ट्यूट भी याद रखना और एक्यूट भी याद रखना। एक्यूट होता है, लेकिन हमारे को नाउन चाहिए था, ये नाउन है ना, NESS है, तो नाउन चाहिए था, तो एक्यूटी बना दिया, ये नाउन है। एस्ट्यूटनेस, ये लो भाई, यहां पे जो एस्ट्यूट है ये एडजेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग क्या है, यहां पर नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, एस्ट्यूट अंडरस्टैंडिंग। तो एस्ट्यूट का नाउन बनाना था, तो NESS लगा करके नाउन बना दिया। सैगैसिटी, सैगैसिटी आप लोग को पता है पॉजिटिव वोकैब होता है, मतलब क्लेवर होता है सैगैसिटी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे सारी ही वोकैब इंपॉर्टेंट है, बस एक्यूमेन आप लोग को आता होगा, बाकी सब आप लोग को ध्यान में रखना है। बताइए क्लियर है क्या। अगर मैं इसके एंटोनिम की आपसे बात कर लूं, तो इसके एंटोनिम में अभी हमने एक वोकैब पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने नॉन चैलेंट। नॉन चालाक बंदा है, मतलब सुस्त बंदा है, मतलब लापरवाह बंदा है। एक और पढ़ा था अपन ने रेमिस, रीमिस, मैंने आपको कहा था इसको रीमिस से याद रखो, बार बार मिस करता रहता है चीजें, रीमिस। क्लियर है, बताइए। एक बार मैं रेमिस की स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, कहीं डबल M तो नहीं है, वैसे तो नहीं है, फिर भी डाउट आया तो चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है अपना। जी मैंने बिल्कुल सही लिखा है, क्या यहां तक क्लियर है। ये दोनों वोकैब आती हैं। अच्छा ये हो गया। अब देखो गलीबिलिटी, गलीबिलिटी का मतलब क्या होता है, भोला भाला। कैसे याद रखोगे, इसमें गुली 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 आ रहा है, तो गुली 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 हम किसको करते हैं, गुली गुली आ रहा है तो गुली गुली, छोटा बच्चा तो ओ गुली 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 करते हैं उसकी गाल पकड़ के, तो बच्चा बेचारा भोला भाला है, बच्चा थोड़ा ना चालाक होगा, भोला भाला बच्चा है, क्यूट बच्चा है, तभी हम उसको गुली 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 कर देते हैं। तो गुलीबिलिटी का मतलब भोला भाला। अचानक से फंस जाना जाल में। डलनेस का मतलब आपको पता ही है, इनएप्टीट्यूड। अच्छा इनएप्टीट्यूड को समझते हैं अपन क्या होगा। देखो एक वोकैब होती है, एक वोकैब होती है एडेप्ट, एक वोकैब होती है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट, और ये एडजेक्टिव होता है। इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है इनेप्ट। इनएप्टीट्यूड क्यों बनाया, क्योंकि नाउन चाहिए। इनएप्टीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, कोई ऐसा पर्सन जो नाइव है, अभी नया है ना, अभी उसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं, नो सीखिया है। देखो नेविटी ऊपर लिखा भी हुआ है ना, नेविटी ऊपर लिखा भी हुआ है, नाइविटी मान लीजिए इसको, नाइविटी और इनएप्टीट्यूड एक ही बात है, फुलिशनेस। तो आई होप आपको एंटोनिम क्लियर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वोकैब था। हर फाइनेंशियल स्टूडेंट्स, उसकी जो फाइनेंशियल स्टूडेंट्स थी, हेल्प द फर्म अवॉइड मेजर लॉसेस, तो उसने हेल्प करी फर्म की अवॉइड करने में मेजर लॉसेस को। चलिए भाई, सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है भाई, सिंथेसिस का मतलब होता है चीजों को मिलाना और उससे कुछ नया बनाना। तो सिंथेसिस का मतलब तो वैसे ही होता है कॉर्पोरेशन में काम करना, मिलाना किसी भी चीज को। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइंड एलिमेंट्स टू फॉर्म समथिंग न्यू। अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को मिलाना, नया बनाने के लिए, कोई नई चीज बन जाए। तो जैसे अपन अलग अलग कलर बनाते हैं, नया कलर बन जाता है, ठीक है। तो सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है द रिपोर्ट सिंथेसिस डाटा। तो रिपोर्ट क्या कर रही है, डाटा को मिला रही है फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज। मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज के डाटा को मिला करके एक नया कुछ डाटा, कुछ नई
इसमें से एनालिसिस निकालने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मिलाना, इंटीग्रेट करना, ओके। अमलगमेट करना, मिलाना, ओके। मर्जर आप लोगों को पता ही है। फ्यूज, डिफ्यूज, एक डिफ्यूज होता है, उस डिफ्यूज का मतलब क्या है? कोई चीज को अलग करना, डिफ्यूज करना, ठीक है। यहां पर क्या है? फ्यूज करना मतलब मिलाना, कंसोलिडेट करना मतलब मिलाना होता है। तो ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स, किसके? मिलाने के। एंटोनिम देखोगे तो सेपरेट हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इसके एंटोनिम। आप यहां पर देख सकते हो, आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये वर्ब की फॉर्म्स हैं सारी। क्लियर है? सिंथेसिस का मतलब मिलाना होता है। मिलाने के अमलगमेट आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेट पढ़ा होगा, और फ्यूज याद रखिएगा और कंसोलिडेट याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलो आगे। अरे वाह, अरे वाह भाई, इस वोकैब को तो नोट डाउन कर लो। न्यू वोकैब है, न्यू वोकैब है। देखो, आपने सुना होगा शेफ, सुना होगा आपने शेफ, शेफ है ना। शेफ कैसे लिखते हो आप लोग? आप लोग शेफ लिखते हो ऐसे। ये क्या है? इसने यहां पर ए लगाया तो क्या है? चैफ। ये क्या है? चैफ है, चैफ। शेफ नहीं है, ये चैफ है, ठीक है, चैफ। अच्छा, चैफ का मतलब क्या होता है? सुनना। देखो, मान लो शेफ ने आपके लिए एक डिश बनाई, वो बना रहा है बेचारा, मेहनत कर रहा है, लगा हुआ। जैसे उसका बनने वाला था डिश, आपने कैंसिल कर दिया, आपने कहा नहीं ये मत बना, दूसरा बना। उसने कहा यार चल कोई बात नहीं, उसने फिर दूसरी चीज बनाई। फिर आपने कैंसिल कहा, नहीं नहीं यार ये भी मन नहीं है, दूसरा बना। फिर वो दूसरी बना, तो उसको मन में क्या चढ़ेगी? खार चढ़ेगी। तो बस, तो शेफ को चैफ चढ़ गई, मतलब शेफ, शेफ को चैफ चढ़ गई, खार चढ़ गई। खींचना, अब शेफ जो है वो खींचने लगा आपसे, है ना। अच्छा, एक और इसका सेंस होता है रगड़ से जलन होना, मतलब कोई चीज रब हो गई है, कोई खरोच आ गई है, उससे जलन हो रही है। वो लिटरल मीनिंग हो गया। फिगरेटिव मीनिंग हमें याद रखना है, मतलब खींचना, खार चढ़ जाना। अब उसको खार चढ़ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपने क्या करा? शेफ को वो खाना बनाने गया, बनने ही वाला था, आपने कहा नहीं यार दूसरा बना कुछ, ये मन नहीं। तो इसका मतलब शेफ को चैफ चढ़ गई, खार चढ़ गई, टू फील इरिटेशन। ये आपको याद रखना है, ये फिगरेटिव मीनिंग है। लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो इसका मतलब कोई खरोच पड़ जाना, कुछ लग जाना, उससे फिर जलन होना, वो दुख नहीं, वो चीज, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो, एम्प्लॉइज बिगिन टू चैफ अंडर द कंपनी रिजिड न्यू रूल्स। देखो, अब जो एम्प्लॉइज है, अब वो चिढ़ने लग गए, अब उनको खार आने लग गई भाई। किसके चलते? अंडर दी कंपनी रिजिड न्यू रूल्स। तो जो कंपनी के रिजिड न्यू रूल्स थे ना, उनके चलते, उनके अंदर, अंडर का मतलब उन रूल्स के चलते, उन रूल्स के अंदर काम करते करते, है ना, इनको खार आने लग गई अब, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स थे। तो इरिटेट आप बोल सकते हो, वैक्स, वैक्स करवाने जाते हैं, मतलब अपन तो नहीं जाते हैं, पर वैक्स, आपने ऐसे वैक्स ऐसे देखा तो होगा, वैक्स होते हुए एड वैड में कहीं, तो बहुत ज्यादा मतलब दर्द भी होता है, चिड़चिड़ाहट भी होती है, वैक्स, तो वहां से बना वैक्स। एग्रावेट, अब्रेड, अब्रेड का मतलब ये है, अब्रेड का मतलब ये है रगड़ से जलन, अब्रेड, है ना। इनफ्लेम। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, जो चेफ है ना, जो चेफ है, वो आप कह सकते हो कि खार चढ़ जाती है शेफ को, अगर आप बार बार ऐसे बोलते हो तो। फिर देखो एंटोनिम, सूथ, काम, ईज, कंफर्ट, पैसिफाई, ये सब इसका एंटोनिम हो जाए, तो मतलब एंटोनिम हो जाएंगे, मतलब सारे पॉजिटिव फीलिंग दे रहे। चलिए भाई, लास्ट वोकैब आज की क्लास की, आज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? ये तो यार आप लोगों को पता होगा, पर कोई बात नहीं, बता देता भाई। कंपनसेशन मिलता है, रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन, पैसा मिलना, जो आपने खर्च करा है वो आपको वापस मिल जाएगा, अभी आप खर्च कर लो, तो पेमेंट और कंपनसेशन फॉर वर्क, तो उसको अपन क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन कहते हैं। क्यों लिखा मैंने आपको ये एमोल्यूमेंट, एमोल्यूमेंट याद रखवाने के लिए लिखा है। एमोल्यूमेंट, रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन, ये तीनों भाई एक ही हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी हाल ही में पढ़ा था एमोल्यूमेंट, तो एमोल्यूमेंट आपको रिवाइज हो जाए इसलिए वो कैब लिख दिया, नहीं तो वो कैब आप सबको मुझे लगता है आता होगा। रिकम्पेंस करना,
स्टाइपेंड, स्टाइपेंड मिलेगा अभी तो, जब तक ट्रेनिंग चल रही है आपको सैलरी नहीं स्टाइपेंड देंगे, पता होगा। जो क्रेडिट ऑफिसर लगे हैं अभी सीबीआई में, सीबीआई में लगे हैं, हाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जी हाँ, तो उनको भी क्या मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है। 6 महीने की उनकी क्या ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, है ना, उनको भी स्टाइपेंड मिल रहा है। उनको सैलरी अभी नहीं मिल रही है, तो 6 महीने बाद उनको सैलरी मिलेगी, पे आउट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। The board approved a higher remuneration package for the top executive। तो टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए इन्होंने कैसा हायर पैकेज सेट करा है भाई। एंटोनिम में प्लेंटी, फोर फीचर, देखो फोर फीचर मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है, इसको याद रखिएगा। कैसे इंपोर्टेंट है मैं बताता हूं। देखो फोर फीचर का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको देनी पड़ गई, गंवानी पड़ गई, लॉस हो गया आपका, उसको अपन फोर फीचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिना हेलमेट के जा रहे थे, अब पुलिस ने पकड़ लिया, आपको तो पता था यहां पुलिस होती नहीं, लेकिन वहां पुलिस मिल गई, पकड़ लिया, अब आपको 1000 रुपए देने पड़ गए, 500 रुपए देने पड़ गए। तो जो चीज गंवानी पड़ गई, देनी पड़ गई, वो जो लॉस हुआ उसको अपन क्या कहते हैं, फोर फीचर कहते हैं। तो यहां क्या था, कोई चीज मिलना, यहां है कोई चीज गंवाना, डिडक्शन, लॉस, नॉन पेमेंट, पेनल्टी। क्लियर, चलो भाई आगे। एक और वोकैब है क्या, चलिए लास्ट वोकैब। क्या बोला जा रहा है, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, स्पेशली विथ ऑफिशियल ओपिनियन। तो डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। कैसे, मैंने कहा भाई सेंड कर दियो ये ईमेल, उसने ईमेल को सेंड नहीं करा, डिसेंट कर दिया, मतलब वो मेरी बात से एग्री नहीं करा, मैंने कहा मेल सेंड कर दे, उसने मेल को सेंड नहीं कर, डिसेंड कर दिया, तो मतलब मेरी बात से वो एग्री नहीं करा, इसलिए तो उसने मेल सेंड नहीं करा, है ना। तो इसका मतलब डिसेंट का मतलब सेंड ना करना, सेंड ना करना क्यों, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो गया। तो डिसएग्रीमेंट, ऑब्जेक्शन, अपोजिशन, है ना, डिस्प्यूट, डिसअप्रूवल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। सेवरल मेंबर्स वॉइस्ड डिसेंट, तो सेवरल मेंबर ने अपना डिसएग्रीमेंट उठाया, किसके अगेंस्ट, प्रपोज्ड रिफॉर्म्स के अगेंस्ट। अगर आप एंटोनिम देखोगे तो कंसेंट, एग्रीमेंट, अप्रूवल, कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हाँ कंकरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कंकरेंस का मतलब होता है भाई कंकरेंस का मतलब एग्जैक्टली यहां पर ये हो जाएगा कि भाई उन्होंने क्या करा, नहीं हम ये चीज नहीं मानेंगे, मतलब कोई भी चीज को अवॉइड करना, डिफाई करना, ठीक है। अच्छा, सॉरी, मतलब मानना, किसी भी चीज को मानना, एक साथ होना। एंडोर्समेंट का मतलब सपोर्ट करना। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, बताइए। ये थी हमारी लास्ट वोकैबुलरी। अब हम आ जाते हैं आज के एडिटोरियल पर। चलिए भाई एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल में पहले अपन क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर का लेवल क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखो आप लोग कीवर्ड क्या बनाओगे। बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ डज द ऑथर व्यू द पोटेंशियल फ्लॉज। अब देखो कुछ फ्लॉज की बात हो रही है, मतलब कुछ कमियां हैं, कुछ मिस्टेक है इन दी रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, तो कुछ रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं रिलेटेड टू करंट स्टेटस क्यू। तो आप बताइए ऑथर का व्यू क्या है। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कि कोई रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें कमियां क्या बता रहा है ऑथर, वो कमियों को हमारे को नोट डाउन करना है, समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं फिर कह रहा हूं कि कभी भी एग्जाम में आरसी ये नहीं बोल सकते आप आरसी टफ आया था। आपको क्वेश्चन अच्छे से अगर समझ में आएंगे तो आरसी टफ नहीं होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। दी वर्किंग पेपर प्रपोज सॉल्यूशन, तो भाई कोई वर्किंग पेपर ने सॉल्यूशन दिया है, जाहिर सी बात है, बात ही इस पे है पूरी। तो उसका जो सॉल्यूशन आया है, जो उसने सॉल्यूशन दिया, तो वो पेपर सॉल्यूशन जहां भी दे रहा होगा वहां थोड़ा हम फोकस होके पढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है, इज प्राइमरली डिजाइन टू simultaneously achieve which two potential conflicting objective सॉरी। तो बोला जा रहा है उसके सॉल्यूशन में कोई दो बातों को एक साथ साइमल्टेनियसली कंसीडर किया गया होगा। वो दो बात कौन सी है, और देखो एंड लग रहा है, मतलब वो दोनों बातों को हमारे को बताना है, वो दोनों बातें कौन सी हैं भाई, ठीक है।
सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो, जैसे मैं पकड़ पा रहा हूं, देखो सॉल्यूशन में क्या बता रहे हैं, दो पोटेंशियल जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एक साथ, जो उन्हें कन्फ्लिक्ट बताए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। इफ द प्रपोजल वर फुली इंप्लीमेंटेड, अब देखो जो भी प्रपोजल दिया गया, जो भी यहां पर क्या था, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को मैं प्रपोजल कह सकता हूं, हाँ। तो जो भी प्रपोजल दिया गया, अगर हम उसको फुली इंप्लीमेंट कर दें मतलब पैसेज में नहीं हुआ होगा, उन्होंने सिर्फ प्रपोजल रखा है, अभी इंप्लीमेंट नहीं करा है, तभी तो कह रहा है इफ, अगर कर दे तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंस्टिट्यूट द मेन पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अनफेयरनेस। तो आप बताइए अनफेयरनेस का जो पोटेंशियल मेन पोटेंशियल पॉइंट है वो कौन सा होगा, मतलब अगर इंप्लीमेंट हो गया तो अनफेयरनेस कौन सी, मतलब इंप्लीमेंटेशन से किसी को नुकसान है, तो नुकसान कौन सा है वो बताना है। क्वेश्चन समझ रहे हो, अपने आप पैसे इजी हो जाएगा, ऐसे पढ़ करके देखो एक। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ये तो नहीं बता सकते अभी, ये तो इन्फर वाला है, मल्टीपल टाइप है, इसको नहीं कर सकते। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटिमेंट इज द ऑथर लीस्ट लाइकली, ये लीस्ट लाइकली वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्लू दे रखा है क्या, टू एग्री विथ रिगार्डिंग द करंट स्टेट ऑफ एआई रेगुलेशन। तो जो अभी करंट, मतलब यहां पे प्रपोजल दिए गए, प्रपोजल का मतलब जो आप इंप्लीमेंट करोगे, और इसने क्या पूछा है, करंट, देखो करंट स्टेट मतलब अभी प्रपोजल जो दिए गए हैं उससे पहले अभी क्या चल रहा है सिनेरियो, उस करंट स्टेट को देख करके आप बताइए सबसे लीस्ट लाइकली क्या है, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। लीस्ट लाइकली का मतलब गलत है, लगभग गलत है, ठीक है। ओके, व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज, प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज तो पूरा पढ़ोगे तभी बता पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लो, ले भाई फ्लो के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया। इन द प्रपोज्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज। अच्छा, अब आपको ही बताना है कि भाई जो फ्लो है, जो मिस्टेक है, उसमें से लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू ऐसा कौन सा है जो ट्रू नहीं हो सकता, मतलब लगभग फॉल्स है, वो आपको बताना है। तो फ्लो के ऊपर, जो फ्लो था, जो मिस्टेक था, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, बाकी आपको मैंने डिटेलिंग बताई दी। आज 7 क्वेश्चन है। लो भाई बनाओ आप लोग, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, रीड करो जो जो आपके पॉइंट दिमाग में है, अगर वो आपको दिखें और दिखते ही आपके वो पॉइंट वापस से रिकॉल हो जाएंगे। मैं यहां पर आपको टाइमर दे रहा हूं, ये हटा रहा हूं मैं टाइमर, मोबाइल में ही चेक कर रहा हूं। अरे नीचे की लाइन आपको नहीं दिख रही होगी ना, रुको। हाँ भाई, लेवल कैसा लगा, एडिटोरियल का लेवल बताइए। क्वेश्चन तो और भी तगड़े हैं।
चलो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, मेरे अगर आपने एडिटोरियल्स देखे हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि सर के एडिटोरियल डेट देख के देखने वाले थे कि आज 11 है तो आज 11 वाला एडिटोरियल देख लो। मतलब मेरे जो एडिटोरियल हैं वो प्योरली आप कह सकते हो मेंस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, या फिर प्री के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन मेंस के ज्यादा होते हैं। तो चाहे प्री हो या मेंस हो, तरीका एक ही होगा आरसी को करने का, है ना। तो आप ये कह सकते हो जितनी भी मेरी एडिटोरियल की क्लास इस प्लेलिस्ट में पड़ी है वो सब मेंस के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आपको आरसी की प्रैक्टिस करनी, कोई भी एडिटोरियल खोल करके स्टार्ट हो जाओ, हर एक एडिटोरियल तगड़ा होगा, हर एक एडिटोरियल का जो थीम है, जो टॉपिक है, वो एग्जाम रेलिवेंट होगा। तो आज का भी जो थीम है, जो टॉपिक है, एग्जाम रेलिवेंट है और क्वेश्चन तो और भी ज्यादा शानदार है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं बता रहा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्वेश्चन को ऐसे समझना है, ऐसे समझ करके फिर आना है आपको पैसेज पे और पैसेज को पढ़ना है। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स होंगे। चलो आज वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दी रैपिड स्ट्राइड्स, रैपिड मतलब जो तेजी से ग्रोथ आ रही है, बीइंग मेड बाय LLM मतलब लार्ज लर्निंग मॉडल्स, in terms of quality, depth of information and sophistication of reasoning are fueled by two major factors। अब दो मेजर फैक्टर का यहां पर नाम लिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर यह है कि जो रैपिड स्ट्राइड्स आ रही है, मतलब जो रैपिड एडवांसमेंट आ रही है, जो कि बीइंग मेड बाय, जो कि LLMS कर रहा है, बना रहा है ये स्ट्राइड्स, ये प्रोग्रेस ये जो कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात करो, डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करो, या सोफिस्टिकेशन ऑफ रीजनिंग की अगर आप बात करो, तो अब आ रहा है स्ट्राइड्स के लिए। तो दी रैपिड स्ट्राइड्स आर फ्यूल्डेड बाय टू मेजर फैक्टर्स। तो कहा गया है जो स्ट्राइड्स से जो एडवांसमेंट आई है इसमें दो मेन फैक्टर है। अच्छा, अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये फिर बीइंग मेड क्या है, तो बाय से पहले अगर थर्ड फॉर्म आती है, अब आप कहोगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब भी आती नहीं, ये पैसिव बनाया गया है, मतलब पैसिव का भी कंटीन्यूअस टेंस बनाया गया है। तो ये अपन पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव में। तो इसका मतलब ये जो दोनों बीइंग भी और मेड भी, ये दोनों बाय ले गया। तो स्ट्राइड्स के लिए वर्ब यहां आई आर। तो स्ट्राइड्स आर फ्यूल्डेड बाय, फ्यूल्डेड मतलब सपोर्ट बाय, ड्रिवन बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मेजर फैक्टर्स। अब देखो, अब आपने रीडिंग से क्या सीखा कि यार फ्यूल्ड की जगह मैं ड्रिवन भी लिख सकता हूं, मैं इन्फ्लुएंस्ड भी लिख सकता हूं, ड्रिवन भी लिख सकता हूं और फ्यूल्ड भी लिख सकता हूं। तो इससे फिलर बन जाएगा। फिलर में फ्यूल्ड भी लिखा आएगा, ड्रिवन भी लिखा आएगा और इन्फ्लुएंस्ड भी लिखा आएगा। आपको ऑल लगाना है, तीनों लगाना है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। ऐसे तो फ्यूल्ड का मतलब आग देना होता है ना, लेकिन यहाँ पे फिगरेटिव के सेंस में यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। दी फर्स्ट, पहला बता रहा है, इज इटरेटिव एडवांसमेंट, कह रहा है जो एडवांसमेंट है इसका बार बार रिपीट होना इन अप्लाइड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। जो मशीन की लर्निंग टेक्निक्स है जो अप्लाई कर रखी है, मतलब मशीन की लर्निंग टेक्निक्स, मशीन कैसे लर्न करेगी, ऐसे लर्न करेगी, उसको जो आपने अप्लाई कर रखा है उसमें ही आप क्या कर रहे हैं, इटरेटिव एडवांसमेंट कर रहे हैं, उसी में चेंजेस करते जा रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। आगे बोला जा रहा है विच कंटिन्यूसली इंप्रूव। अब विच लगा, विच किसके लिए लगा होगा, ये मशीन लर्निंग टेक्निक्स के लिए लगा है। तो ये जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स है कंटिन्यूसली, वो लगातार इंप्रूव कर रही है दी परफॉर्मेंस ऑफ LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, दी सेकंड क्या है, इज ग्रोइंग एक्सेस टू टेक्स्ट, बढ़ता हुआ एक्सेस, ग्रोइंग एक्सेस, बढ़ता हुआ एक्सेस टेक्स्ट का, डाटा का, मल्टीमीडिया यूज्ड इन ट्रेनिंग दीज मॉडल्स, और जो मल्टीमीडिया लगे हुए हैं ट्रेन करने में इन मॉडल्स को। AI फर्म्स हैव आर्ग्यू दैट, AI फर्म्स आर्ग्यू कर रही हैं। आर्ग्यू का मतलब ये नहीं होता बहस कर रही, आर्ग्यू का मतलब होता है कोई बात रखना, आर्ग्यू का मतलब बहस करना भी होता है। लेकिन जब भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जब भी अपन आर्टिकल पढ़ते हैं कोई इकोनॉमिक वाला, तो उसमें बात होती है ना, क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं, वो आर्ग्यू नहीं कर रहे, वो अपनी बात रख रहे हैं, मजबूती के साथ रख। असर्शन, असर्शन का मतलब क्या होता है, नाउन होता है असर्शन, असर्ट वर्ब की तरह मानो, तो असर्ट मतलब अपनी बात को रखना। तो बोला जा रहा है जो AI फर्म्स हैं हैव आर्ग्यू दैट, वो अपनी बात को रख रहे हैं क्या, इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट शुड बी फ्रीली यूजेबल फॉर सच ट्रेनिंग। तो AI फर्म्स कह रही हैं कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो तो फ्री है, हम उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं फॉर सच ट्रेनिंग, सच ट्रेनिंग मतलब इन ट्रेनिंग्स के लिए। इवन इफ
रिप्रोडक्शन एंड सिमिलर एक्ट्स ऑफ सिंडिकेशन। अब इसको समझना, इवन इफ का मतलब हालांकि, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उसी चीज को वापस यूज कर लेना। और आगे क्या लिखा है, सिमिलर एक्ट। सिमिलर एक्ट का मतलब क्या है, सिमिलर एक्ट्स ऑफ सिंडिकेशन। अच्छा, इसको समझना। तो एक्ट ऑफ सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंडिकेशन का मतलब ये होता है आपने किसी का डाटा लिया और उस डाटा को आपने यूज कर लिया, या वहां का डाटा निकाल के उस वेबसाइट पे डाल दिया, वहां का डाटा निकाल करके इस वेबसाइट पे डाल दिया, उसको अपन एक्ट ऑफ सिंडिकेशन कहते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है या तो आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन मतलब एक बंदे ने ओरिजिनल बनाया, आप उसका सेम कॉपी पेस्ट करके पढ़ा रहे हैं या सेम कॉपी पेस्ट करके छाप रहे हैं, ठीक है, एक तो वो। दूसरा, या तो आप ऐसा ही सिमिलर कोई एक्ट कर रहे हैं, तो बाय एनी नॉन एआई एंटिटी, कोई भी ऐसा या तो ऑर्गेनाइजेशन कह लो या तो कोई ऐसा पर्सन कह लो जो एआई नहीं है। नॉन एआई मतलब वो एआई कंपनी नहीं है। मान लो मैं हूं, मान लो आप हो, या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो एआई बेस्ड नहीं है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, देखो समझो, इवन इफ, ऊपर क्या कहा गया, एआई फर्म्स ने ये आर्ग्यू करा कि इंफॉर्मेशन तो फ्री है ना, और यहां पर ये बोला गया है हालांकि रिप्रोडक्शन करना, यूज करना वापस से, या ऐसा ही सेम कोई भी एक्शन करना किसी भी नॉन एआई फर्म के द्वारा या एंटिटी के द्वारा वुड बी सब्जेक्ट टू अ लाइसेंस फी। तो अगर मान लो मैं यहां पर कोई आर्टिकल उठा लू, या कोई भी पर्सन कोई चीज किसी का पेड उठा ले, तो भाई उसको या तो से परमिशन लेनी पड़ेगी या उसके लिए उसको फीस देनी पड़ेगी, ले भाई मैंने तेरा कंटेंट यूज करा, इतने पैसे तेरे बनते हैं, ले लो। या फिर उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, है ना, बताना पड़ेगा मैंने कहां से लिया है, या तो ऐसे कंपनसेट कर लो। तो कुल मिलाकर के अगर नॉन एआई एंटिटी है तो सब्जेक्ट टू मतलब ये ओपन है ना, ओपन टू अ लाइसेंस फी एंड कंसेंट बाय द कंटेंट प्रोड्यूसर। तो कहने का मतलब ये है, एआई तो अब आप देखो, आप कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी आपको सर्च करना है, मान लो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे पड़ी है, तो उस वेबसाइट वाले ने इतनी मेहनत करके वो चीज बनाई, वो चीज रिसर्च करी, लिखी, अपनी वेबसाइट पे डाली, आपने एआई को कहा, एआई ने वहां से निकाल करके डाटा आपको दे दिया। तो जिसने बेचारे ने रिसर्च करी है उसको तो आप जाने ही नहीं, उसको तो क्रेडिट मिला ही नहीं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, अगर एआई फर्म है तो वो ये कह रही है कि इंटरनेट पे सब कुछ फ्री है इसकी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वहीं अगर कोई नॉन एआई वाला कर ले तो उसके लिए लाइसेंस फी है, या उसको यहाँ पर इन्फो मतलब यहाँ पे उसको एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिस ये जो बात है हैज लेड टू, ये बात कारण बनी, फियर्स डिबेट मतलब इंटेंस डिबेट दैट पिट्स। अब देखो याद रखना, ये जो पिट्स है, पिट मतलब होता है गड्ढे में, पिट मतलब गड्ढे होता है, लेकिन समझना इंग्लिश को, जब भी आप पिट लिखोगे, एक तो पिट होगा गड्ढा, अगर आप लिटरल गड्ढों की बात कर रहे हैं तो आप पिट लगा दीजिए, लेकिन अगर आप फिगरेटिव मीनिंग में बात करें, मतलब किसी को घसीटना, घसीट के लेकर के आना कोर्ट में, या घसीट के लेकर के आना लीगल केस में, तो उसके लिए लगता है पिट, और फिर अगेंस्ट भी लगता है। अब अगेंस्ट लगेगा किसको आप घसीट के ला रहे, तो पिट्स द इंटरेस्ट ऑफ एआई हाइपर स्केलर्स एंड डेवलपर्स। तो बोला जा रहा है जो इंटरेस्ट है, मतलब जो उनका इंटरेस्ट था, जो उनका बेनिफिट था, किनका, एआई हाइपर स्केलर्स का। हाइपर स्केलर मतलब जो एआई का बहुत यूज करते हैं वो, और जो डेवलपर्स हैं, जो एआई बनाए हैं। तो बोला जा रहा है उनको घसीट के लेकर आना या उनको भिड़ाना, किसके अगेंस्ट भिड़ाना, उनके अगेंस्ट जो कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे न्यूज, एंटरटेनमेंट, बुक पब्लिशिंग, टू नेम अ फ्यू। तो आज आपने क्या सीखा, पिट्स आएगा तो अगेंस्ट आएगा। अगर आप फिगरेटिव मीनिंग में बोल रहे हैं कि दोनों को आमने सामने लाना, दोनों को भिड़ाना, तो उसके लिए क्या आएगा, पिट्स और अगेंस्ट आएगा। और फिर उन दोनों को लिख दो, किन दोनों को भिड़ा रहे हो, इनका इंटरेस्ट और जो आगे कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं उनको, दोनों को भिड़ाने की यहां पे बात होगी। क्या क्लियर है बताइए? आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा चल रहा है, आगे बढ़े। इन दिस लाइट, अगर इस व्यू से अपन देखें तो द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वर्किंग वर्किंग पेपर आ गया ऑन एआई एंड कॉपीराइट इशू प्रपोजल। ले भाई प्रपोजल आ गया, क्या प्रपोजल आया, इज अ वेलकम स्टेप टूवर्ड्स
अ सॉल्यूशन वेयर कंटेंट प्रोवाइडर्स आर रेम्यूनरेटेड। तो इसको वेलकम किया गया, इनके प्रपोजल को वेलकम किया गया। क्या इसने क्या सोल्यूशन कहा? इसने कहा कंटेंट प्रोवाइडर्स आर रेम्यूनरेटेड। कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उनको पैसा मिलेगा। अच्छा, विदाउट हैविंग अ सिस्टम, बिना एक ऐसे सिस्टम के उनको पैसा मिलेगा, बिना एक ऐसे सिस्टम के दैट कुड पुट इंडियाज एआई इकोसिस्टम एट अ डिसएडवांटेज। बिना एक ऐसे सिस्टम के उनको पैसा मिलेगा, एक ऐसा सिस्टम जो कि डाल सकता है इंडिया के एआई इकोसिस्टम को डिसएडवांटेज में। मतलब इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है उसको बिना डिस्टर्ब करे इनको पैसा मिलेगा। ऐसा इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, या ऐसा यहां पर बात करने की, या ऐसी इन्होंने प्रपोजल रखा है, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे एआई इकोसिस्टम को हार्म भी ना हो और जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको पैसा मिल जाए। ठीक है भाई। दी पेपर सॉल्यूशन बॉइल्स डाउन, तो कुल मिलाकर के, बॉइल्स डाउन मतलब कुल मिलाकर के, तो इसका सॉल्यूशन जो है कुल मिलाकर के, तो देखो टू आ गया, मैंने कहा था बॉइल्स डाउन टू आता है, टू अ मैंडेटरी लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। तो कहा गया मैंडेटरी है, मैंडेटरी हम लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क कर रहे हैं, लाइसेंस लेना पड़ेगा। विच वुड अलाउ, जो कि अलाउ करेगा, वो जो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क होगा वो अलाउ करेगा एआई डाटा स्क्रैपिंग टूल्स टू लिमिटलेसली स्क्रैप पब्लिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। अब ये जो फ्रेमवर्क होगा ये अलाउ करेगा कि चलो भाई आप स्क्रैप कर लो, जो इंफॉर्मेशन लेनी है ले लो, आप है ना एक काम करो, आप इतना फीस दे देना, ये पे कर देना। अच्छा, स्क्रैप पब्लिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से आप ले लो, बट वुड एंश्योर दैट अ नॉन प्रॉफिट कॉपीराइट सोसाइटी लाइक बॉडी। लेकिन यहां पे इंश्योर करने की जरूरत है, एक नॉन प्रॉफिट कॉपीराइट सोसाइटी लाइक बॉडी होनी चाहिए जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करे। वुड कलेक्ट पेमेंट, वो ये सारी पेमेंट कलेक्ट करे, जो नॉन प्रॉफिट हो वो ये सारी पेमेंट कलेक्ट करे। नॉन प्रॉफिट क्यों? अगर मान लो प्रॉफिट वाली कोई कंपनी आ गई तो फिर यहां पर हो सकता है कि करप्शन होने लग जाए। जो बड़े एआई वाले कहे यार इतना हटा दे, इतना बता मत, हमसे इतना एक्स्ट्रा ले ले, और वो तो फिर भी होगा, खैर कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बोला जा रहा है एक नॉन प्रॉफिट कॉपीराइट सोसाइटी बॉडी हो जो कि कलेक्ट करेगी इस पेमेंट को, कहां से? जो एआई डेवलपर्स हैं उनसे, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू एक्रू टू देम थ्रू द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग देयर मॉडल्स ऑन इंडियन कंटेंट प्रोड्यूसर डाटा। ये सिर्फ इंडियन कंटेंट प्रोड्यूसर डाटा, मतलब जो इंडिया के कंटेंट प्रोड्यूसर हैं उनकी बात। अब आप बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर ही बोला जा रहा है कि भाई इन्होंने सॉल्यूशन ये दिया कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क ला रहे हैं जिसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, जहां से कहीं से भी आप कंटेंट ले रहे हो, आ तो इंटरनेट से ही रहा है, आ तो किसी वेबसाइट से ही रहा है, तो वेबसाइट में भी तो किसी इंसान ने ही डाला होगा, अपलोड किया होगा, रिसर्च करके, लिख करके। तो कहा जा रहा है भाई उसको कुछ तो दो, तो उसको कुछ तो देने के लिए एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो नॉन प्रॉफिट हो, वो पेमेंट कलेक्ट करे। किस बेसिस पे? देखो किस बेसिस पे कलेक्ट करे? जो रेवेन्यू एक्रूड का लो, जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है उनके पास, किस तरीके से? जो उनको बेनिफिट्स मिले हैं, ट्रेनिंग जो उन्होंने करे हैं अपने मॉडल को इंडिया के कंटेंट प्रोड्यूसर्स डाटा के ऊपर, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। क्या पहली स्लाइड क्लियर है? फटाफट बताइए। मैं पहली स्लाइड को वापस से समराइज कर रहा हूं, सुनिएगा। पहली स्लाइड में कहा गया भाई एआई बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो मेजर फैक्टर हैं। क्या है भाई? पहला फैक्टर ये है कि ये रिपीटेटिव एडवांसमेंट लेकर के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। दूसरा ये टेक्स्ट, डाटा, मल्टीमीडिया सभी से अपने इस मॉडल को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है। ठीक है। अब हुई क्या दिक्कत ये हुई कि यार एक लाइसेंस फीस, मतलब अगर नॉर्मल इंसान करे तो उस पर कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। नॉर्मल इंसान करे तो कहते हैं भाई आपने हमारा डाटा ले लिया, है ना। लेकिन अगर एआई करे तो कोई बात नहीं, हम करे तो दिक्कत। ठीक है। तो इसका मतलब लाइसेंस फी आप लोग ले लोगे अगर कोई नॉन एआई एंटिटी हो, तो कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको एआई वाली कंपनियों को, खास करके जो एआई कंपनीज हैं, उनको यहां पर वार्निंग है कि आपके लिए एक ऐसा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिससे कि आपको उनको रेम्यूनरेट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा इस बेसिस के ऊपर। बात खत्म। ये था पहली स्लाइड का। क्लियर?
अब इससे कोई क्वेश्चन बना सकते हो क्या? आप इससे कोई क्वेश्चन बना सकते हो? हाँ, आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन था सॉल्यूशन के ऊपर, कहा गया सॉल्यूशन के ऊपर। और यहां पर एक और बात बोली थी क्वेश्चन में, ये बात बोली थी कि जो उन्होंने प्रपोजल दिए हैं उसमें दो कौन से मेन पॉइंट हैं जो उन्होंने कंसीडर करें, साइमल्टेनियसली दो पॉइंट कौन से कंसीडर करें। तो मुझे लगता है थोड़ा आगे और पढ़ना चाहिए, थोड़ा और आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी ये बात खत्म नहीं हुई है उनके सॉल्यूशन की। उनके सॉल्यूशन देखो लास्ट से स्टार्ट हुए हैं, अभी ये बात खत्म नहीं है, थोड़ा और आगे पढ़ना चाहिए, तभी हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ये स्लाइड और है, फटाफट इसको पढ़ लो। एक बार सेशन को लाइक कर दो। अंजलि मंजिल बैच 2026 आ रहा है, 0 से ज्वाइन करो। 13 तारीख से मंजिल बैच 2026 ज्वाइन करो। रात को 9 बजे वाली क्लास में आओ। क्या हुआ? चलिए, अब देखो, हमें लग रहा था सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें और इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि देखो हमने अभी बात स्टार्ट ही करी है कि क्या सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, क्या प्रपोजल रखा है, आगे देखो उसका रीजन भी बताया गया। तो मेरे हिसाब से और पढ़ लेना ठीक है, तो फिर वापस आना पड़ेगा, ठीक है। और हमें पता है मेन मेन पॉइंट पैसेज में, ओ सॉरी, क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं, अब हम उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। एक बार रीड करते हैं। द रीजनिंग इज पार्शली ड्रिवन बाय, तो जो रीजनिंग है, किस चीज की रीजनिंग? इस चीज की जो इन्होंने सॉल्यूशन बताया है। श्रूडनेस ऑन दी ड्राफ्टिंग कमिटी पार्ट, तो बोला गया है जो इन्होंने श्रूडनेस दिखाई है, प्रैक्टिकल श्रूडनेस का मतलब प्रैक्टिकल जो इनकी अप्रोच है, प्रैक्टिकल जो इनकी क्लेवरनेस है, वो जो उन्होंने दिखाई है ड्राफ्ट करने में, विच राइटली रीजंस दैट, जो सही तरीके से रीजन देती है, दिखाती है क्या? ऑप्टिंग आउट ऑफ डाटा स्क्रैपिंग, कि ऑप्ट आउट कर लेना डाटा स्क्रैपिंग को, एंड एनफोर्सिंग दिस व्हेन एआई डेवलपर्स इग्नोर देयर विशेस। अब देखो सुनो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ऑप्ट आउट करना डाटा स्क्रैपिंग को इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरी कंटेंट प्रोड्यूसर। तो यहां पर ये कहा जा रहा है अगर मान लो जो कंटेंट प्रोड्यूसर है, जो कंटेंट बना रहा है, उसने कहा नहीं मैं किसी एआई कंपनी को अपना डाटा नहीं स्क्रैप करने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, तो कहा जा रहा है ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। क्या कहा जा रहा है? ये प्रैक्टिकल नहीं है हर एक कंटेंट प्रोड्यूसर के लिए, मतलब ये सही तरीका नहीं, फिर इसके लिए कोई दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका अब आगे बताएंगे। और यहां पे बोला जा रहा है एनफोर्स करना दिस व्हेन एआई डेवलपर्स इग्नोर देयर विशेस, या फिर उनको एनफोर्स करना, एनफोर्स का मतलब लागू करना, दिस किसको? इसको, ये जो सॉल्यूशन बताया, जब लागू करो जब एआई डेवलपर इग्नोर करे देयर विशेस, किनकी विशेस को? जो कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं उनकी विशेस को। मतलब मान लो उसने कहा नहीं भाई मुझे पेमेंट दे, पैसा चाहिए, ये क्या नहीं दे रहा, तब या तो आप ये वाला जो सिस्टम है, जो सॉल्यूशन है, इसको तब एनफोर्स करो, या फिर आप ये वाला ऑप्शन डाल दो कि डाटा स्क्रैपिंग कर ही नहीं सकते, तो ये वाली बात भी पॉसिबल नहीं है हर एक कंटेंट प्रोड्यूसर के लिए,
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब ये रीजन दे रहा है, बता रहा है कि ऐसा इन्होंने क्यों करा, कैसा कि इन्होंने क्यों कहा कि एक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क बनेगा। लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क बनेगा, इसमें क्या होगा कि जो भी एआई कंपनी पैसा कमा रही है उसका कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज इन लोगों को जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दी अदर ड्राइवर इज अ बिलीफ, और जो दूसरा ड्राइवर है वो ये है कि एक बिलीफ है इन डाटा प्रोसेसिंग एज अ राइट फॉर एआई मॉडल। तो बोला जा रहा है एक बिलीफ ये भी है कि डाटा को प्रोसेस करना ये तो एआई का काम ही है, एज अ राइट फॉर एआई मॉडल्स, ये तो एआई मॉडल के लिए, ये तो एआई मॉडल का काम ही है। सीइंग एज, अब इस फ्रेज को याद रखिएगा, सीइंग एज का मतलब होता है कंसीडर दैट, कंसीडरिंग दैट, या फिर आप कह सकते हो बिकॉज। ठीक है, तो देखो सीइंग एज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो आप बिकॉज बोलो या कंसीडर बोलो। ठीक है, या आप गिवन भी बोल सकते हो। तो बोला जा रहा है दे डू नॉट यूजुअली रिप्रोड्यूस कंटेंट दे आर ट्रेन्ड ऑन बट सिंथेसाइज फ्रेश आउटपुट। अब इसको समझना, तो यहां पर ये कहा गया, ऊपर ये कहा गया कि भाई आप ऑप्ट आउट कर लो डाटा स्क्रैपिंग की, डाटा स्क्रैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये तो सही तरीका नहीं है भाई। या फिर ये बात तब एनफोर्स करना जब वो आपकी बात नहीं माने, ये बात भी सही नहीं है। फिर इन्होंने क्या करे, क्या तो इन्होंने यहां पर ये कहा कि भाई एआई मॉडल का तो काम ही है डाटा को प्रोसेस करना। तो यहां पर इस बात को कंसीडर करते हुए कि ये तो डाटा को प्रोसेस करेंगे, बना ही एआई इसके ऊपर है, डाटा प्रोसेस करेगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए इस बात को, दे डू नॉट, दे किसके लिए लगा होगा, मॉडल्स के लिए लगा होगा, तो दे डू नॉट यूजुअली रिप्रोड्यूस कंटेंट, तो ये यूजुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं कंटेंट को। दे आर ट्रेन्ड ऑन, इनको ट्रेन जिसके ऊपर किया जाता है, मतलब मान लो इनको किसी वेबसाइट का डाटा दे दिया, अब ये उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उस डाटा को सिमिलर आपको नहीं देंगे, ये क्या करेंगे बट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब कंबाइन करेंगे और कोई नई चीज बना करके आपको देंगे, कंबाइन फ्रेश आउटपुट। तो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे उसको डाटा को और आपको फ्रेश आउटपुट देंगे, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। इनको भी पता है कि यार हमारा तो पूरा मॉडल ही टिका हुआ है डाटा को प्रोसेस करने में, अगर हम सेम चीजें देने लग गए तो हमारे ऊपर तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने जो मॉडल्स है जिन पे इनको ट्रेन करा जिस डाटा पे, तो उस पे लोग क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फ्रेश आउटपुट को, मतलब कंबाइन करते हैं और फ्रेश आउटपुट आपको निकाल करके देते हैं। देयर आर इश्यूज, कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं विथ हाउ द रॉयल्टी अमाउंट वुड बी डिसाइडेड। रॉयल्टी अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन था, तो कहा गया इशू है। अब ये इशू तो हमारे को बताना था, फ्लो क्या है याद करो, फ्लो बताना था। ये जो रॉयल्टी अमाउंट वाला फ्रेमवर्क था, इसके फ्लो, इसके नुकसान बताने थे, नुकसान पढ़ लो। तो कहा जा रहा है इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है। कौन कौन से, जो स्मॉल पब्लिशर्स हैं हु पुट इन एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन देयर वर्क, तो कहा जा रहा है जो छोटे पब्लिशर्स हैं वो एफर्ट्स डाल रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने काम में चेफ एट, चेफ मतलब वो खींच सकते हैं, खार आ सकती है उनको किसके ऊपर, एट रिसीविंग एज मच रेम्यूनरेशन अ पीस एज, बोला जा रहा है। अब इसको ऐसे समझो, उनको चिढ़ हो सकती है, खार चढ़ सकती है किसके ऊपर, जो वो रिसीव कर रहे हैं, क्या, एज मच रेम्यूनरेशन एज, उतना ही रेम्यूनरेशन मतलब उतना ही पैसा जितना की बिग मीडिया हाउस पुटिंग आउट हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल आ डे। तो बोला जा रहा है बिग मीडिया हाउस है जो एक दिन में मान लो 100 या 150 आर्टिकल छापता है, उन 100 या 150 को भी आप एक दिन का उतना दे रहे हैं और हमारे को भी आप उतना दे रहे हैं, एक दिन का तो नहीं, मतलब पर आर्टिकल होगा या जो भी होगा। तो बोला जा रहा है यार हम तो छोटे हैं, हमारे को टाइम लगेगा, हमारे को तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन डाटा तो हमारा भी जा रहा है, हमें क्या पता हमारा कितना लिया उनका कितना लिया, वो बताएगा थोड़ा ना इतना आपका लिया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो स्मॉल पब्लिशर्स हैं उनको दिक्कत है, आपको दिक्कत पकड़नी, क्योंकि आपने पढ़ा क्वेश्चन में फ्लो बता रहे हैं, फ्लो स्मॉल पब्लिशर्स को दिक्कत है। ठीक है, ओके आगे बढ़िए। बट अ सिस्टम फॉर रेम्यूनरेशन इज अर्जेंट, अच्छा कहा लेकिन फिर भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी आ सिस्टम, एक सिस्टम कौन सा, रेम्यूनरेशन के लिए अर्जेंट है, जरूरी है, इवन इफ लोड, भले ये मिस्टेक से भरा हुआ हो। लो सूट पिटिंग, अब देखो वापस से पिटिंग आ गया, तो अगेंस्ट आ रहा है क्या,
ये देखो अगेंस्ट आ रहा है, देखो रिवीजन भी हो गया, देखो पिट आ रहा था, पिट का पिटिंग ही तो बनेगा, पिट अगेंस्ट। तो बोला जा रहा है जो लॉ सूट है, मतलब जो कानून है पिटिंग एआई फॉर्म, वो एआई फॉर्म को भिड़ा रहा है, किससे? पब्लिशर से भिड़ा रहा है। पब्लिशर किसके? कंटेंट के पब्लिशर। दे ट्रेन मॉडल, अब दे किसके लिए आ रहा है? जो एआई फर्म्स है। दे ट्रेन मॉडल ऑन आर ऑन गोइंग, वो अभी भी अपने मॉडल को इसके ऊपर ट्रेन कर रहे हैं। एंड नो यूनिफॉर्म जुडिशियल थिंकिंग हैज मेटेरियलाइज्ड ऑन दी सब्जेक्ट, लेकिन अभी तक कोई यूनिफॉर्म, कोई एक जैसा जुडिशियल थिंकिंग अभी तक मेटेरियलाइज, मतलब अभी तक सच नहीं हुआ है, अभी तक सामने नहीं आया है इस सब्जेक्ट के ऊपर। वो अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं उनके डाटा पे। तो जो लॉ सूट है उसने सामने आकर के रख दिया है एआई फर्म्स को, किसके अगेंस्ट? मतलब इनके अगेंस्ट किसको ला करके खड़ा कर दिया? पब्लिशर्स को। दी कमिटी करेक्टली नोट, जो कमिटी बनाई गई थी उसने करेक्टली नोट करा क्या? वेटिंग फॉर आउटकम ऑफ एनी गिवन लिटिगेशन इज अनवाइज। उन्होंने बताया कि वेट करना फॉर द आउटकम ऑफ एनी गिवन लिटिगेशन इज अनवाइज, कि वेट करना ये अनवाइज होगा, ये बेवकूफी होगी। दी व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर भी आ गया। एक बार के लिए मैं इसको और इसको हटा रहा हूं। कहा जा रहा है जो व्हाइट पेपर है, मतलब जो इन्होंने पेपर निकाला है, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है, इज अ प्रोमिसिंग गेस्चर टूवर्ड्स अ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। तो वो एक पॉजिटिव गेस्चर है कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क के लिए। अब इसको पढ़ लो। एंड अ डिसेंट बाय टेक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, तो डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट है उनका, किनका? टेक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो यार टेक इंडस्ट्री वाले तो विरोध करेंगे इस बात का। तो बोला जा रहा है ये एक पॉजिटिव गेस्चर है जिसमें कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क की बात हुई है। द गवर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट दिस, गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए जो पेपर आया है। अ फ्लोट सिस्टम कैन बी डेलिबरेटेड इन दी कोर्ट, तो बोला जा रहा है जो फ्लोट सिस्टम होगा, डेलिबरेटेड का मतलब क्या है? उस पर सोच विचार किया जाएगा, उस पर बहुत ज्यादा बहस डिबेट होगी, सोच विचार किया जाएगा। जो फ्लोट सिस्टम है, कैन बी मतलब उनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, उनके ऊपर सोच विचार होना चाहिए कोर्ट्स के अंदर। द एब्सेंस ऑफ वन, अगर इस चीज का एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ वन मतलब इस एक चीज का, इस चीज का अगर एब्सेंस है, किसका? इस सिस्टम का अगर एब्सेंस है, इज अ गिफ्ट टू एआई, तो एआई फर्म्स के लिए गिफ्ट है इन देयर ऑनगोइंग डिस्ट्रप्शन ऑफ मीडिया एंड नेट लैंडस्केप। जो ये डिस्ट्रप्शंस लेकर के आ रही हैं मीडिया के अंदर और नेट लैंडस्केप के अंदर, ये इनके लिए गिफ्ट होगा अगर इस सिस्टम का एब्सेंस होगा तो। ये था हमारा एडिटोरियल। बताइए एडिटोरियल आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या? और एडिटोरियल का जो टॉपिक था, जो आपको नॉलेज मिली, वो आप लोगों को कैसी लगी? तो देखा आपने एआई जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है। अब मान लो, सपोज करो, चलो आपको ऐसे फील नहीं होगा, मान लो मैं ना सोचूं यार मैं एक आर्टिकल लिखता हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं आर्टिकल लिख रहा हूं कि है ना स्टूडेंट क्यों एक बार में प्री और मेंस नहीं निकाल पा रहे बैंक एग्जाम का। अब मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट से मिल रहा हूं, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, उनकी थिंकिंग नोट डाउन कर रहा हूं, उनका बिहेवियर देख रहा हूं। अब मैं मेहनत लगा करके उसको लिख रहा हूं। मान लो कहीं कोई बैठा है, वो चेक करे यार क्यों मेरा प्री और मेंस नहीं निकल रहा। उसको तो मेरी रिसर्च, जो भी मैंने रिसर्च करके नेट पे डाली होगी, वो रिसर्च वो आपको फैच करके दे देगा। मेरे को आपने जाना क्या, मैंने रिसर्च करी थी, मेरा तो नाम गया ना, तो मेरे को पैसा मिला उस चीज का, उस बंदे से तो नहीं मिला ना, उस एआई कंपनी से तो नहीं मिला ना। तो इसका मतलब ये है ना, मेरे लिए तो नुकसान है इन फ्यूचर। मैं तो मेहनत करते जाऊंगा, नेट पे डालते जाऊंगा और कोई दूसरा उसका फायदा उठाता जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को जरूरत है कि ऐसा एक सिस्टम लेकर के आओ। अब अगर ये सिस्टम आ गया ना तो सबका भला हो जाएगा, क्योंकि कितने एआई हैं, सबको पैसा मिलता रहेगा, ना चाहते हुए भी उनको पैसा मिलता रहेगा। भले वो वैसे नहीं पहुंच पाते इतने ऑडियंस तक, लेकिन एआई के थ्रू पहुंच जाएंगे, और ये अच्छी बात है। ठीक है, ये है हमारा आज का एडिटोरियल। आ जाओ क्वेश्चन को अब उड़ाते हैं। ठीक है, चलो अब आपको है ना क्वेश्चन को समझना है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या है? ऑथर का व्यू बताओ, ऑथर का व्यू बताओ फ्लो को लेकर के, जो पोटेंशियल फ्लो है किसमें, इस सिस्टम में फ्लो क्या था, बस मुझे इतना बताओ। फ्लो क्या था? जो छोटे पब्लिशर है उनको दिक्कत थी, यही फ्लो बड़ापन है। बताओ कहां है इसका आंसर? अपने आप आंसर आना चाहिए।
बी वालों, अरे भाई बी वालों, सिस्टम इज परफेक्ट। क्या ये दोनों को इक्वली कर रहा है सपोर्ट? फ्लो आपको बोला था ना, फ्लो आया, ध्यान रखो फ्लो का क्वेश्चन भी है। कहां है भाई फ्लो? ये रहा ना, देयर आर इश्यूज, इसके साथ रॉयल्टी अमाउंट के साथ इशू है, स्मॉल पब्लिशर को दिक्कत है, वो खार खाए हुए हैं, खार खाए हुए हैं, देखो स्मॉल पब्लिशर। अच्छा आ जाओ, क्या ए हो सकता है? द ऑथर बिलीव्स द फ्लॉज आर फैटल एंड द सिस्टम शुड बी स्क्रैप्ड अंटिल अ फेयर मैट्रिक फॉर एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। तो कहा यहां पर क्या कहा जा रहा है? ऑथर का मानना है कि जो फ्लो है वो फैटल है एंड द सिस्टम शुड बी स्क्रैप्ड अंटिल, और जो सिस्टम है उसको स्क्रैप कर लेने चाहिए जब तक फेयर मैट्रिक ना आ जाए। फॉर नहीं, ऑथर ने कहा हालांकि इसमें फ्लो है लेकिन ये जरूरी है। देखो क्लियरली लिखा है ना, ये रहा, कहां है भाई, कहां है, ये रहा देखो, इवन इफ फ्लोट। तो बोला जा रहा है बट अ सिस्टम फॉर रेम्यूनरेशन इज अर्जेंट इवन इफ फ्लोट, भले फ्लोट हो, भले मिस्टेक भरा हो, लेकिन अर्जेंट है, जरूरी है। तो मैं ए वाला आंसर नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता जब तक फेयर मैट्रिक ना आ जाए तब तक इसको स्क्रैप कर दो, नहीं। द ऑथर सजेस्ट दैट सिस्टम इज परफेक्ट एज इट बिकॉज इट ट्रीट्स बिग मीडिया हाउसेस एंड स्मॉल पब्लिशर इक्वली, फोस्टरिंग अ डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम। नहीं भाई, the author views the flows as a necessary evil, prioritizing the immediate establishment of remuneration framework over waiting for a perfect system. ये आंसर हो सकता है। The author argued that judiciary should first decide on the uniform thinking regarding lawsuit before any flawed system is implemented. नहीं, उसने नहीं कहा कि कोई भी फ्लोट सिस्टम इंप्लीमेंट करने से पहले जुडिशरी को जो है पहले डिसाइड करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म थिंकिंग रिगार्डिंग लॉ सूट लेकर के आना चाहिए, नहीं बिफोर इसको इंप्लीमेंट। ऑथर तो खुद ही कह रहा है, देखो ऑथर कह रहा है हालांकि हाँ कि इसमें फ्लो है, इसमें मिस्टेक है, इश्यूज हैं, बट अ सिस्टम फॉर रेम्यूनरेशन इज अर्जेंट इवन इफ फ्लोट। लॉ सूट एआई फर्म्स को इनके सामने ले आया है, और आगे यहां पर यह भी लिखा गया है कि भाई, आगे ये भी लिखा गया है कि कमेटी करेक्टली नोट कि वेटिंग करना किसी भी और लिटिगेशन का ये अनवाइज होगा। तो इसका मतलब ये है कि डी भी आंसर नहीं आ सकता। द ऑथर इंप्लाइज दैट डिसेंट बाय टेक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव रेंडर्स द व्हाइट पेपर यूजलेस। यूजलेस नहीं है, व्हाइट पेपर को तो बहुत अच्छा माना गया है। व्हाइट पेपर कहां गया? व्हाइट पेपर क्या अपन ने पढ़ा था ना, व्हाइट पेपर के बाद ये रहा, इज आ प्रोमिसिंग गेस्चर टूवर्ड अ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि बेकार है? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। बताओ पहला क्वेश्चन कैसा लगा? मैं फिर कह रहा हूं, आप सही आंसर के पीछे मत भागो। ये मेंस का अर्थ ही है, मेंस का अर्थ ही हो, प्री का अर्थ ही हो, आपको गलत ऑप्शन पढ़ते ही समझ आना चाहिए। 100% गलत है, 100% गलत है। इक्वली की तो बात ही नहीं हुई। डी 100% गलत है। एनी फ्लोट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से पहले व्हाइट पेपर यूजलेस है, गलत है। सी ही सही बात कह रहा है। सी क्या कह रहा है? कह रहा है ऑथर देख रहा है इस फ्लोज को, इस मिस्टेक को एक नेसेसरी एविल है। ये एक नेसेसरी एविल है, मतलब एक एविल का मतलब डेंजर है, नेगेटिव है। प्रायोरिटाइजिंग द इमीडिएट एस्टेब्लिशमेंट, कह रहा है प्रायोरिटाइज कर रहा है वो, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन कर दो, एस्टेब्लिश कर दो इसको, ओवर वेटिंग करने से अच्छा कि परफेक्ट सिस्टम को आप इसको इंप्लीमेंट करो। बाद में कोर्ट में इसको अपन देखते रहेंगे, कोर्ट डेलिब्रेटेड लिखा हुआ है ना, कोर्ट डेलिब्रेट करता रहेगा। ये रहा, कोर्ट के अंदर डेलिब्रेट होता रहेगा, आप तो इसको इंप्लीमेंट करो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? सी था। अगला क्वेश्चन बनाओ। इमीडिएट का मतलब अर्जेंट। एक एक वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये स्टडी के एडिटोरियल्स हैं। और हाँ, रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे वोकैबुलरी क्यूज होगा, जो वोकैबुलरी आज आपने पढ़ी है। देखो दी वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर का सॉल्यूशन आपने पढ़ा था, सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा है, क्या सॉल्यूशन उन्होंने दिया?
का प्राइमरी डिजाइन टू साइमल्टेनियसली अचीव विच टू पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, दो चीजों को कवर कर रहा है। वो दो चीजें कौन सी है, पढ़ते हैं एक बार। देखो, मैक्सिमाइजिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ डाटा अवेलेबल फॉर एआई ट्रेनिंग, क्या जो एआई ट्रेनिंग को डाटा मिल रहा है उसको ये बढ़ा देगा और डिस्करेज करेगा लॉ सूट को? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। एंश्योर करेगा दैट एआई फर्म्स डू नॉट रिप्रोड्यूस कॉपीराइटेड मटेरियल एंड पुटिंग इंडियाज एआई इकोसिस्टम एट एन एडवांटेज, क्या इनका जो सॉल्यूशन था वो ये सोचेगा कि रिप्रोड्यूस ना कर लें कॉपीराइटेड? नहीं, वो तो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, वो तो पहले से सिंथेसाइज करके कुछ चेंज करके बताते हैं। तो इसलिए तो उन्होंने ये सॉल्यूशन नहीं निकाला। व्हाइट पेपर आया था, पैसा देना है, पैसे का बात करो, पैसा मिलना चाहिए, इसलिए व्हाइट पेपर आया था। परमिटिंग अनलिमिटेड स्क्रैपिंग ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ एआई ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग, आ गया पैसा, आ गया। और रेम्यूनरेशन टू कंटेंट क्रिएटर, बोला जा रहा है परमिट कर देंगे हम, आप अनलिमिटेड स्क्रैपिंग करो पब्लिक इंफॉर्मेशन की अपने एआई ट्रेनिंग के लिए, लेकिन हमें रेम्यूनरेशन दे दो। आजो पढ़ा दूं, ये कहां पढ़ा है अपन ने? इधर आओ, अपन ने पढ़ा है, कहां पढ़ा है अपन ने कि ये फ्रेमवर्क अलाउ करेगा, ऐसा अपन ने पढ़ा था, अलाउ करेगा। कहां गया, ऊपर कहीं तो पढ़ा है। अब यार पढ़ा तो था अपन ने, है ना? अब वो ये रहा, बट वुड, इसके ऊपर पढ़ा था, ये रहा, which would allow AI data scraping tools to limitlessly scrap public information from the internet, but would ensure that non-profit copyright वो पेमेंट कलेक्ट करेगी। इसका मतलब कि भाई पैसा दो और यूज करो। मतलब सी आंसर हो सकता है, डाउट में रखना। एस्टेब्लिशिंग अ यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑन कॉपीराइट इशू, लिमिटिंग द स्कोप, नहीं लिमिटिंग नहीं करा। अलाउिंग नॉन एआई एंटिटीज टू सिंडिकेट कंटेंट फ्रीली एंड एस्टेब्लिशिंग अ नॉन प्रॉफिट कॉपीराइट सोसाइटी लाइक बॉडी। कहा जा रहा है अलाउ करेंगे नॉन एआई एंटिटी को कि वो सिंडिकेट कर सकते हैं कंटेंट को, तुम फ्री में कर लो। अरे फ्री में क्या, पैसे लेने हैं ना उनसे। तो जो नॉन एआई है वो तो या तो लाइसेंस लेगा या तो उससे कंसेंट लेगा। तो ई तो कभी हो ही नहीं सकता। सी आंसर है, कॉन्फिडेंटली सी आंसर आ गया। हाँ अनलिमिटेड है ना, तो इधर आओ, यहां पर अपन ने क्या पढ़ा था? यहां पर भी तो अपन ने अनलिमिटेड पढ़ा है ना। ये देखो, लिमिटलेसली, लिमिटलेस का मतलब अनलिमिटेड ही तो होता है। तो बोला जा रहा है ना एक ऐसा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क लेकर आएंगे अपन विच वुड अलाउ एआई डाटा स्क्रैपिंग। तो प्रपोजल में यही तो था कि जो स्क्रैपिंग टूल्स होगा वो लिमिटलेसली स्क्रैप कर सकता है पब्लिक इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से, लेकिन उनको पैसा देना होगा। आ गई बात समझ में? तो डी सी आएगा ना, अनलिमिटेड बिल्कुल सही है। चले आगे, चलो। हर्ष चेक करिए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आई थी जब आप पेपर दे रहे थे, उसको इवेल्युएट करो, तभी आप पता लगा पाएंगे कि दिक्कत क्या है। अब देखो, अब अगर मान लो फुली इंप्लीमेंट कर दिया, सुनना, तो अनफेयरनेस क्या होगी? मतलब जो इश्यू आ रहा है वही दिक्कत आ जाएगी। अगर हमने मान लो फुली इंप्लीमेंट कर दिया किसको? प्रपोजल को, तो अनफेयरनेस क्या होगी? अनफेयरनेस वही होगी ना जो इश्यू बताया गया है। क्या इश्यू बताया गया था? कि भाई जो स्मॉल पब्लिशर्स हैं उनको दिक्कत होगी। बताओ, स्मॉल पब्लिशर को दिक्कत बताया गया। तो आज पढ़ते हैं। AI firms would still have to pay license fee to non-Indian content producer? नहीं, अगर फुली इंप्लीमेंट कर दिया तो हमें बताना है दिक्कत किसको होगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है नॉन इंडियन, हमें तो इंडियन कंटेंट प्रोड्यूसर्स की बात करी है पूरे आर्टिकल में, नॉन इंडियन कंटेंट प्रोड्यूसर्स कहां से आ गए? तो ए में तो नॉन इंडियन की वजह से खत्म हो गई, बात हो गई। द कंटेंट प्रोड्यूसर वुड बी अनेबल टू एनफोर्स ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट अगेंस्ट मेजर एआई डेवलपर। तो कहा जा रहा है जो कंटेंट प्रोड्यूसर है वो नहीं ऑप्ट आउट कर पाएंगे उस रिक्वेस्ट को। किस रिक्वेस्ट को? कि आप हमारा डाटा मत लो। ये तो हमने बात ही नहीं करी, हमने इशू को ध्यान में रखना है। इशू क्या था? अगर प्रपोजल को फुली इंप्लीमेंट कर दिया तो इशू है। देखो अपन यहाँ पे इशू पढ़े थे, इशू हैं, देयर आर इश्यूज। वो इश्यूज हैं इनको, किनको?
जो स्मॉल पब्लिशर्स हैं उनको दिक्कत है। तो अगर तुमने इंप्लीमेंट कर दिया तो स्मॉल पब्लिशर्स को दिक्कत आ जाएगी, यही अनफेयरनेस हो जाएगा। तो कंटेंट दैट इज नॉट पब्लिक इंफॉर्मेशन वुड बी, नहीं, हमें पब्लिशर्स की बात करनी है। अ स्मॉल पब्लिशर हु पुट्स इन ग्रेट एफर्ट्स may receive disproportionality low compensation compared to large one। डी आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? आ रहा है कॉन्फिडेंस? तो क्वेश्चन समझा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। मतलब एकदम से आंसर नहीं आएगा, लेकिन आइडिया होगा आंसर में पकड़ना है। आपको पता है फुली इंप्लीमेंट कर दिया है तो अनफेयरनेस वही होगा ना जो ऑथर ने बताई दिक्कत है, वही दिक्कत सच हो जाएगी। वो दिक्कत सच हो गई डी में। चलो आगे। अब इसको बताओ, आप इन्फर करो क्या क्या स्टेटमेंट आप इन्फर कर सकते हैं, ध्यान से करना। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड को। चलिए आज ही देखते हैं। हमें इन्फर करना है दी एआई कम्युनिटी सोलेली मतलब ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज क्वालिटी एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या आपने ओनली पढ़ा था? बस आप इतना बता दो, पैसेज में कहीं ओनली पढ़ा? अगर पैसेज में कहीं ओनली होता, सोलेली होता, एक्सक्लूसिवली होता, प्राइमरली होता, तो मैं पहले ही उसको मार्क कर देता, नहीं तो आप मार्क कर लेते। तो इसका मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता, कुछ भी कर ले। द प्रपोज्ड मैंडेटरी लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, जो प्रपोज्ड मैंडेटरी लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है, वुड अप्लाई टू एनी एंटिटी विशिंग टू स्क्रैप पब्लिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। एनी एंटिटी मतलब एनी, कोई भी एंटिटी हो? नहीं, हमने एनी तो नहीं पढ़ा, हमने तो एआई के ऊपर ही बनाया। कोई भी एआई वाला, कोई भी एआई फॉर्म वाला, तो एआई फॉर्म एनी एंटिटी क्यों? एनी में तो सब आ गया ना भाई, एनी क्यों? एनी में तो सारे आ गए, लेकिन हमने तो सबके लिए पढ़ा ही नहीं, हमने तो कहा एआई फॉर्म। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता एनी एआई एंटिटी, तब आंसर हमारा सही हो जाता, लेकिन एनी एंटिटी में एआई गायब है, तो एंटिटी कोई भी हो सकती है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। अब थर्ड को पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स पढ़ा है, इज द डिफिकल्टी कंटेंट प्रोड्यूसर फेस इन एनफोर्सिंग देयर कॉपीराइट विशेस अगेंस्ट एआई डेवलपर। बिल्कुल सही, ये हमने पढ़ा था, याद करिए। अगर वो उनके विशेष के अगेंस्ट जाएगा तो ये बात हमने पढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, क्लियर? चले आगे। चलिए, करंट स्टेट बताइए, और आपको लीस्ट लाइकली बताना है। क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, फिर आप आंसर देना। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सेंटीमेंट वाला कौन सा वो सेंटीमेंट है, कौन सा वो व्यू है, कौन सा वो फीलिंग है ऑथर की, जो ना के बराबर सही है, मतलब जो फॉल्स है। ऐसी कौन सी फीलिंग है ऑथर की जो गलत है? किसको लेकर के? अभी करंट स्टेट को लेकर के, जो भी करंट स्टेट एआई रेगुलेशन का बना हुआ है, उसको लेकर के ऑथर की कौन सा सेंटीमेंट गलत है? ठीक है, बताओ। चलिए मैं फटाफट कंक्लूड करता हूं आज की क्लास को। The urgency of establishing a payment framework outweigh the need for the framework to be mathematically perfect। तो भाई इसने कहा है अर्जेंसी है, तो परफेक्ट को मत दे, तू तो इंप्लीमेंट कर। ये तो कहा है, हमें फॉल्स वाला बताना है। अलाउिंग दी कोर्ट्स टू स्लोली स्टेब्लिश, कोर्ट को अलाउ कर रहा है, धीरे स्टेब्लिश करो यार, ये बेटर स्ट्रेटेजी होगी, धीरे धीरे स्टेब्लिश कर। देन इंप्लीमेंटिंग अ पोटेंशियली इम्परफेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी नाउ। तो कहा जा रहा है जो पोटेंशियली इम्परफेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने से अच्छा है धीरे धीरे तू स्टेब्लिश कर। नहीं, ऑथर ने ये बात नहीं कही। ऑथर ने कहा चाहे ये गलत है, चाहे इसमें गलती है, आप तो इंप्लीमेंट कर दो, बहुत अर्जेंट है, इंप्लीमेंट कर दो। यही बात ऐसी है जो ऑथर नहीं कह सकता। द डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय एआई फॉर्म्स टू मीडिया लैंडस्केप इज करंटली अनचेक्ड।
बिल्कुल सही है। तो ये बोला तो है कि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे इंटरनेट को, और अभी अनचेक है, कोई चेक करने वाला नहीं है। बनाओ जल्दी से सिस्टम, बनाओ, पैसा दें हम लोगों को। दी रीजनिंग फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी रिगार्डिंग दी प्रैक्टिकली, ये भी सही है। दी कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग बोथ गवर्नमेंट इंडस्ट्री इनपुट इज पॉजिटिव डेवलपमेंट, हमने पढ़ा था, पॉजिटिव गेस्चर है, तो सब सही है, बी गलत है, तो बी ही इसका आंसर होगा। देखो कितना टफ क्वेश्चन है और आपका आंसर आ रहा है। फोकस, ये होमवर्क रहेगा, आपने पूरा पैसेज पढ़ा है, अब इसका आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ये वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, ये मुझे होमवर्क में इसका आंसर चाहिए। प्राइमरी फोकस, पूरा पैसेज आप लोगों ने पढ़ा है। पहले मुझे इस क्वेश्चन को समझाने दो, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपने फ्लो के बारे में पढ़ा है ना, क्या दिक्कतें हैं। अब आप बताइए कि जो रेम्यूनरेशन सिस्टम है, लीस्ट लाइकली मतलब फॉल्स बताना है आपको। क्या फॉल्स बताना है कि इसका जो फ्लो है, इसमें जो कमी है, इसकी जो कमी है, उन कमियों को लेकर के कुछ बातें पैसेज में लिखी गई हैं। 4 बातें पैसेज में लिखी गई हैं, 4 कमियां, एक कमी पैसेज में नहीं लिखी गई है। और जो कमी नहीं लिखी गई है, जो फॉल्स है, वो आपको आंसर देना है। बताओ क्या होगा। फटाफट। लीस्ट लाइकली का मतलब नॉट ट्रू। चलो देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं। जो करंट फ्लो है, जो करंट कमी है, वो ये नहीं बता पाएगी कि कैसे कंपनसेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें। जो बड़ी फर्म्स है, जो छोटी फर्म्स है, ये दिक्कत थी। हाँ ये दिक्कत थी, हमें नहीं है, वो आंसर देना है। दी फ्लो प्राइमरली बेनिफिट लार्ज मीडिया हाउसेस दैट जनरेटेड अ हाई वॉल्यूम ऑफ कंटेंट। हाँ तभी तो स्मॉल वाले चिड़े हुए हैं। स्मॉल पब्लिशर क्या कह रहे हैं, हमें तो नुकसान है, हमें तो उतना ही मिलेगा जितना बड़े वालों को मिल रहा है, तो बड़े वालों का फायदा है, छोटे वालों का नुकसान है इसमें। ठीक है। द इश्यू ऑफ अनइक्वल रेम्यूनरेशन इज कंसिडर सेकेंडरी टू द अर्जेंसी, बिल्कुल सही है। जो अनइक्वल रेम्यूनरेशन है उसको सेकेंडरी कंसीडर करो, अभी अर्जेंसी में इसको स्टेब्लिश कर दो, तो अर्जेंसी ऑफ स्टेब्लिशिंग एनी सिस्टम, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा ना, भले फ्लो है, ये कमी है, इसमें इशू है, कर दो तुम इंप्लीमेंट, बाद में देखा जाएगा। अभी इसको जो अनइक्वल रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इसको कंसीडर करो सेकेंडरी, अर्जेंसी में इसको स्टेब्लिश कर दो, ये भी बात सही है। दी फ्लो पर्टेन्स टू, पर्टेन मतलब रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी, ये भी बात सही है। इशू यही तो आ रहा है कि रॉयल्टी कैसे अपन बांटेंगे, ई को पढ़ो बाप। द इशू वुड लीड टू एआई फर्म्स बीइंग चार्ज डिस्प्रोपोर्शनलिटी हाई, कह रहा है जो एआई फर्म्स हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पी फॉर स्मॉल पब्लिशर कंटेंट, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। क्या हमने ये पढ़ा कि जो एआई फर्म्स हैं बीइंग चार्ज डिस्प्रोपोर्शनलिटी हाई फीस फॉर स्मॉल पब्लिशर कंटेंट, क्या हमने पढ़ा स्मॉल पब्लिशर कंटेंट वालों को ये हाई फीस देंगे? ये तो बात अभी चल रही है, अटकी हुई है बात ये तो इसका मतलब क्या है, ई वाली बात तो हमने पढ़ी नहीं, ई यहाँ पे हमारा फॉल्स है, ई आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? क्वेश्चन को समझोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, देखो आज के जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसलिए लास्ट में रखा था, मैं नहीं तो होमवर्क में दे सकता था। तो मैं जब भी आपको क्लास करवाऊंगा तो जरूरी नहीं आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन आप खुद में इंप्रूवमेंट देख पा रहे होगे, आप लोग क्वेश्चन को समझ करके पैसेज को समझ पा रहे होगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू। रात को 9 बजे आ जाइएगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं, पॉइंट्स को नोट डाउन करवा रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट। रात को 9 बजे मिलते हैं। और अगर आप पेड बैच में हैं तो पेड बैच में 1 बजे क्लास हो रही है आरआरबी पीओ मींस के लिए। यूट्यूब पर भी मैं आरआरबी पीओ मींस की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो स्टार्ट होगी क्लास मंडे से, मतलब 13 तारीख के बाद। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू। एक कमेंट करिएगा कैसा लगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप नहीं हुए तो।